इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र के बराबर है ना, वेस्टेज है। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे दो तीन उनके लोग हैं वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं। ये भेद खोल रही हो तो मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाए, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। ये किसी संत के खिलाफ नहीं है, ये उन सब के खिलाफ है जो लोग कालनेमी बनकर समाज को छलते हैं, ठगते हैं। तो इसके लिए आरएएफ की एक कंपनी है, पीएससी की 4 कंपनियां हैं, एसडीआरएफ और फ्लड कंपनी एक यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा तकरीबन 5,500 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर हमारे यहाँ चल रहे हैं, जो पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी कर रहे हैं। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जो सूत्र को मूत्र बताया था तेजस्वी यादव ने, वो बयान पर जब उनसे सफाई मांगी गई तो तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या गलत कहा, वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। आपको बता दें, बीजेपी उनकी शिक्षा पर सवाल उठा रही है कि कितना पढ़े हैं ये, और उनका ये ओछा, विवादित, भद्दा बयान, बहुत ही आपत्तिजनक बयान, विवादित बयान, जिसको लेकर बीजेपी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठा रही है कि ये बयान बताता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी किस तरह की ग्रूमिंग है, वो कितना पढ़े लिखे हैं। वो बयान जो उन्होंने दिया था, वो किस तरह से उस बयान पर अभी भी कायम है। दरअसल उन्होंने सूत्र को मूत्र बता दिया था। उसके पीछे की क्या खींच है, क्या बौखलाहट है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक्सरसाइज पर रोक लगाने से मना कर दिया। वोटर लिस्ट में कई रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़ में आ चुके हैं, जो कि हैं, उनके पीछे की खींच ये हो सकती है, लेकिन वो अपने इस बयान पर अभी भी कायम है। उनके बयान, पहले जो बयान, उसके बाद जो सफाई दी है ना उन्होंने, वो सुनिए आप। इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या आ रहा है? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र के बराबर है ना, वेस्टेज है। पता नहीं वो मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं या अपनी पार्टी के नेताओं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता के सूत्र ये दावा करते हैं कि साहब गठबंधन का चेहरा तेजस्वी होंगे, लेकिन अपने बयान पर कायम है। बवाल छिड़ गया उनके इस बयान को लेकर। सबसे पहले बात इसी की। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। जिस पार्टी के लिए रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड हो, वो मीडिया के सूत्र को मूत्र मानते हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे दो तीन उनके लोग हैं वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। अपनी भाषाई दरिद्रता का परिचय तेजस्वी जी ने समय समय पर दिया है, राजनीतिक कुसंस्कारों का परिचय समय समय पर दिया है। मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं केंद्र सरकार का, नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ का कोई मुद्दा नहीं, तो मीडिया और चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र के बराबर है ना, वेस्टेज है। पूरा बयान को हम देखे नहीं, ठीक है, तो इसलिए इस पर कहना हम कुछ नहीं उचित नहीं समझते हैं। भाषाई दरिद्रता, राजनीतिक कुसंस्कार,
ये कहानी पूरी बताने से पहले एक चीज क्लियर करना जरूरी है तेजस्वी यादव जी, अगर ये बयान मेरा आप तक पहुंच रहा है, ये कोई आपने मीडिया को गाली नहीं दी है, कोई आपने सूत्र को मूत्र बताकर आपने मीडिया पर अटैक नहीं किया है। आपने दरअसल मीडिया के सूत्र कौन होते हैं? पार्टी के नेता। आपकी पार्टी के नेता भी कुछ सूत्र हैं, मतलब तेजस्वी यादव मीडिया के सूत्र को मूत्र बताकर हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अपनी पार्टी के उन लोगों को गाली नहीं दे रहे हैं जो आरजेडी के सूत्रों का दावा है साहब कि बिहार में गठबंधन की सरकार में गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। आरजेडी सूत्रों का यह दावा है, आरजेडी के सूत्र ये बता रहे हैं, आरजेडी के सूत्र कि बिहार में गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। ये सूत्र आरजेडी के कुछ नेता हैं जो ये दावा करते हैं कि भाई तेजस्वी जी गठबंधन का चेहरा हों। कांग्रेस माने ना माने कि कांग्रेस की तरफ से मतलब तेजस्वी चेहरा होंगे, ये आरजेडी के सूत्र बताते हैं। तेजस्वी की ओछी, अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित, आपत्तिजनक, क्या इन सूत्रों के लिए है? क्या वो अपनी पार्टी के नेता जो मीडिया के सूत्र हैं, क्या उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, हमें कहने में ना कोई संकोच नहीं है साहब, बुरा लगे भला लगे, सच कड़वा होता है, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि सच कहना छोड़ दिया जाएगा। उनका ये बयान पूरे अलायंस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के भी सोर्सेज, सूत्र हैं जो बताते हैं कि कन्हैया कांड के पीछे तेजस्वी थे। जो कन्हैया पप्पू यादव को ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया, कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि इस कन्हैया कांड के पीछे तेजस्वी यादव। तेजस्वी सूत्र को मूत्र, तो क्या कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टी के नेताओं के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद कोई ये नहीं कहेगा साहब कि ये एक सभ्य राजनेता की भाषा है। मतलब कहा जा सकता है कि लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करने वाले किसी नेता की भाषा ऐसी हो सकती है, वो भी उस नेता की जो अपने आप को सीएम का चेहरा या एक सूबे का मुख्यमंत्री अपने आप को सोच रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। जेडीयू कह रही है भाषाई दरिद्रता है ये, जेडीयू के दूसरे नेता कह रहे हैं राजनीतिक कुसंस्कार है ये, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये बीजेपी कह रही है। मतलब आप सोचिए, जो नेता सत्ता में नहीं है तब इस तरह की भाषा बोल रहा है, सूत्र को मूत्र, वो जब सत्ता में होंगे तो सोचिए कैसी भाषा होगी। और बिहार के लोगों, क्या बिहार की जनता, बिहार के लोग जवाब देंगे? सवाल यह कि तेजस्वी यादव की इस अभद्र, ओछी, आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चल रहा शुद्धिकरण का क्या अभियान है, क्या इसके पीछे वो खींच है? क्या वोटर लिस्ट में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने की पुष्टि की वजह से उन्होंने इतना स्तरहीन बयान दिया है? कोई हिचकिचाहट नहीं है साहब, स्तरहीन बयान है ये। देखिए, वजह मेरे को नहीं पता, ये दो रीजन हो सकते हैं, इसलिए वो बौखलाए और पता नहीं सूत्र को मूत्र बता दिया कि इसी के सोच। मैं पूरी कहानी एक बार आपको समझा देता हूं, पूरी कहानी समझिए आराम से। रिपोर्टर ने तेजस्वी जी से पूछा था कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान चुनाव आयोग से जुड़े सोर्सेस से पता चला है, चुनाव आयोग के सूत्रों से किसी मीडिया संस्थान को यह पता चला कि इस अभियान में बिहार के अंदर नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या पाए गए हैं। जो वोटर लिस्ट रिवीजन हो रही थी कि भारत के चुनाव में भारतीय वोट करें, बाकी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, तो अब चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि उस वोटर लिस्ट रिवीजन में कई घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। तो रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि इन लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फिर क्या था, भड़के तेजस्वी यादव आपा खो बैठे। फिर जो शब्द तेजस्वी यादव ने कहे, उसकी उम्मीद, और मीडिया के सूत्र को मूत्र बता दिया उन्होंने, उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती किसी सभ्य राजनेता से। बीजेपी कह रही है अनपढ़ है इसलिए इस तरह के बयान देते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये बीजेपी कह रही है, लेकिन किसी भी सभ्य नेता से इस तरह के शब्दों की उम्मीद। वैसे मीडिया के सूत्र क्या होते हैं? देखिए, मैं बार बार, कौन पार्टी के नेता होते हैं साहब? आरजेडी के कुछ नेता जिनको वो मूत्र सूत्र बता रहे हैं, सूत्र को मूत्र, आरजेडी के नेता जो अनऑफिशियल कुछ जानकारी मीडिया से शेयर करते हैं कि भाई इतनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, इतनी सीटों पर कांग्रेस, तो आरजेडी के कुछ सोर्सेज बताते हैं कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे।
या कुछ आरजेडी के सोर्सेज कहते हैं कि तेजस्वी ही सीएम का चेहरा है, हम आपको अनऑफिशियली बता रहे हैं। तो सोर्सेज ये सोर्सेज होते हैं, तो पार्टी के नेता ही तो होते हैं, तो मीडिया को गाली थोड़ी ना दे रहे हैं तेजस्वी यादव। मतलब पार्टियों के नेता और तेजस्वी मीडिया से खुन्नस निकालते निकालते किसे क्या कह गए ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन तेजस्वी बौखलाए क्यों ये बताने से पहले देश, पूरे देश और खासकर बिहार के लोगों को तेजस्वी यादव का यह बयान सुनना चाहिए और फिर उस पर वो कैसे कायम रहे। ये दोनों बयान सुनिए। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। देखिए तेजस्वी यादव ने आपा क्यों खोया? कल को यही सोर्सेस के जरिए जो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि वोटर लिस्ट, बिहार के वोटर लिस्ट में कई रोहिंग्या घुसपैठिए पकड़े गए हैं, तो फिर क्या अपने बयान से माफी मांगेंगे तेजस्वी यादव? वो क्यों बौखलाए, इसकी एक इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, पढ़िएगा। कल खबर आई थी साहब कि बिहार के चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं सामने, जिस वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का तेजस्वी जी विरोध कर रहे थे। आयोग कह रहा है कि बहुत जरूरी था। आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बिहार में घर घर जाकर वोटर्स की जांच कर रहे अफसरों को बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली घुसपैठियों का पता चला है, इसलिए बौखला गए। ध्यान देने वाली बात यह है साहब कि चुनाव आयोग ने अब तक वोटर वेरिफिकेशन को लेकर कोई गलत और भ्रामक खबर का खंडन किया है, लेकिन इस खबर को लेकर चुनाव आयोग ने अब तक डिनाई नहीं किया है। यह खबर गलत होती तो चुनाव आयोग खंडन कर चुका होता। सवाल यह कि क्या तेजस्वी यादव इसी बात से बौखलाए हुए हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के पकड़े जाने की बातें हो रही हैं? जो बीजेपी आरोप लगाती है कि घुसपैठिया वोट बैंक है साहब इन लोगों का, वो भी चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से। क्या यह बौखलाहट वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और बढ़ गई? क्योंकि तेजस्वी जी, राहुल जी कह रहे थे कि वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिहार बंद हुआ, सड़क बंद हुआ, चक्का जाम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक ही नहीं लगाई। क्या यह उसकी खीज है? मतलब चुनाव आयोग को वोटर वेरिफिकेशन से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे थे, जो फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, मीडिया उसकी हवा निकाल रहा है साहब। कह रहा हूं ना, सच अगर कड़वा हो तो ये थोड़ी ना सच बताना छोड़ देंगे। इसलिए वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से घुसपैठियों के वोट कटना साफ तय है, तय है। तो क्या यही बात तेजस्वी जी और उनकी पार्टी की बौखलाहट की बड़ी वजह? क्योंकि मीडिया के खिलाफ नहीं, मीडिया के खिलाफ थोड़ी ना, सोर्सेस के खिलाफ। सोर्सेस जो पार्टी के नेता होते हैं और ओछी भाषा के बावजूद वो माफी मांगने पर, मतलब वो माफी नहीं कह रहे, मैं क्यों माफी मांगू, क्या गलत कहा मैंने? कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं है। अच्छा, एक आपको पोस्ट दिखाता हूं, बड़ा दिलचस्प है। आपको ना लालू प्रसाद यादव का 10, ये देखिए आप, ये आ गया स्क्रीन पर, 10 साल पुराना एक पोस्ट है, जिसे देखने के बाद शायद हमें ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी को अपने बयान पर अफसोस हो। 10 साल पुराना लालू प्रसाद यादव जी का पोस्ट, शायद तेजस्वी जी को अपने बयान पर अफसोस हो। सूत्र वाले जिस सूत्र को मूत्र बता रहे हैं, वो सूत्र तो उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी भी इस्तेमाल करते थे। लालू प्रसाद यादव जी ने 10 साल पहले अपने सूत्रों के हवाले से, पढ़िए, सूत्रों के हवाले से पता चला लालू प्रसाद यादव जी को कि आरएसएस नरेंद्र मोदी और अमित शाह का 8 नवंबर के बाद इस्तीफा ले सकता है। अभी तक तो हुआ नहीं। तो क्या लालू प्रसाद यादव जिस सूत्र का इस्तेमाल मोदी और अमित शाह के इस्तीफे को लेकर अपनी भविष्यवाणी के लिए कर रहे थे, क्या ये शब्द ठीक है? तेजस्वी जी को शायद अफसोस हो, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के सूत्रों की खबर तो सही नहीं हुई, और तेजस्वी यादव की भाषा कहें तो फेक न्यूज तो ये भी है। तेजस्वी के ये सूत्र मूत्र वाले बयान को लेकर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। वो तेजस्वी और उनकी पूरी फैमिली समेत आरजेडी को भला बुरा कह रही है। बीजेपी ने कहा है साहब कि तेजस्वी यादव आधिकारिक तौर पर अशिक्षित हैं, 9th फेल हैं, 9वीं फेल हैं, अशिक्षित हैं,
इसलिए उनकी भाषा इस तरह की है। बीजेपी का यह भी कहना है साहब कि तेजस्वी यादव की मानसिकता का स्तर क्या है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। ये अमित मालविया का पोस्ट कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के लिए शाहबुद्दीन जिंदाबाद वाले और अमर रहे किनारे लगवाए थे, और दूसरी ओर वो मीडिया के लिए नहीं साहब, वो पार्टी के नेताओं, मीडिया के सूत्र के लिए, सूत्र मतलब पार्टी के नेता के लिए इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए। शाहबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शाहबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। यह कि कहां से खबर आई? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की सूत्र मूत्र वाली भाषा की बड़ी वजह शायद यह भी है कि पत्रकारिता के उस लालटेन युग में अभी फिलहाल पत्रकारिता नहीं है। लालटेन युग वाली पत्रकारिता जब लालू प्रसाद यादव के कथित जंगल राज के दौरान बिहार के पत्रकारों के प्रताड़ित होने की खबरें आती थी, पत्रकारों की हत्याएं होती थी, मीडिया हाउस पर बम फेंके जाते थे। लालटेन युग लालू के शासन में कथित जंगल राज के दौरान आईएएस अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास, उनकी भतीजी, उनकी मां का यौन शोषण हुआ। आरोप लालू के करीबी नेताओं पर लगा। मीडिया ने क्या रोल निभाया लालटेन युग की पत्रकारिता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, चंपा विश्वास के अलावा शिल्पा जैन मर्डर, रेप मर्डर केस में तो साधु यादव का भी नाम आया था। हत्याकांड की जांच में साधु यादव ने डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया, पूरी कहानी। तब वो लालटेन युग वाली पत्रकारिता क्या आज चाहते हैं तेजस्वी जी खुद? अरे वो याद है, वो तो अभी का मामला है। तेज प्रताप जी की पत्नी ऐश्वर्या जब घर से रोते हुए निकली थी, तब क्या हुआ था, क्या नहीं, किसने क्या सवाल पूछे गए, इनसे नहीं पूछे गए। तो वो वाली पत्रकारिता थोड़ी ना लालटेन युग वाली। इसके अलावा साहब ढेरों ऐसे मामले हैं जिसमें बिहार में किसी की हिम्मत लालू परिवार से सवाल पूछने की, अगर कोई पत्रकार पूछता है तो उसके साथ बदतमीजी होती है। कई दूसरे चैनल्स के पत्रकारों के साथ भी अगर सवाल पूछे किसी ने लालू प्रसाद यादव से भी तो बदतमीजी होती है, धमकियां दे दी जाती है। इस वक्त ऐसा नहीं है कि नीतीश राज में हो रही हत्याओं को लेकर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। मीडिया यह तक कह रही है कि बिहार को क्या क्राइम स्टेट घोषित कर देना चाहिए नीतीश जी। पूछा जा रहा है ना, सुशासन कहां गया नीतीश जी, हत्या पर हत्या क्या हुआ नीतीश जी, बिहार में मतलब अपराध बा, ये सब पूछा जा रहा है। 5 दिन में 17 मर्डर क्या हुआ नीतीश जी, सवाल पूछे जा रहे हैं ना। तो आपसे नहीं पूछ सकते क्या सवाल? क्या नीतीश ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं किया ना। तेजस्वी की राजनीतिक दिक्कत दरअसल ये साहब, वो ये तो चाहते कि मीडिया बिहार में अपराध की खबरों पर रिपोर्टिंग करे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मीडिया उनसे अजय यादव की, मुहर्रम पर अजय यादव की हत्या पर सवाल पूछे, जिस पर मौन व्रत धारण कर रखा है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान शामिल कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी अजय यादव, ये सवाल ना पूछा जाए इनसे। तेजस्वी ये तो चाहते हैं साहब कि मीडिया चुनाव आयोग की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए कि आधार कार्ड जो है वोटर कार्ड को वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। ये मीडिया सवाल उठाए कि नागरिकता का अधिकार, नागरिकता तय करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल क्यों ना हो। लेकिन सब मीडिया का ये ना बताए सच कि खुद आधार कार्ड के सेक्शन या उसके नियम कहते हैं कि आधार कार्ड को नागरिकता का डॉक्यूमेंट है ही नहीं, वो पहचान पत्र है। सब ये प्रॉब्लम है मीडिया, मतलब उनका ऐसा है कि दिक्कत सिर्फ मीडिया के साथ नहीं है। चुनाव आयोग, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट, जब चुनाव आयोग बीजेपी के विज्ञापनों को भ्रामक बताकर टीवी पर दिखाने से रोकता है तो बहुत अच्छा है चुनाव आयोग, और जब यही चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन करता है तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है। कौन क्या कह रहा है सुनिए। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन के रह गया है, पपेट बन करके रह गया। अभी तक हम लोगों को समय नहीं दिया है मिलने का। पता नहीं क्यों हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं मिस्टर इंडिया हो गए हैं। तो हम चाहेंगे कि मिस्टर इंडिया मत बनिए, आप जो है सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। एक बड़ी खबर और आ रही है, जलालुद्दीन उर्फ छांगूर पीर बाबा का आईएसआई कनेक्शन सामने आ गया है।
छांगुर बाबा जिस तरह भारत में धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चला रहा था, उस पर आईएसआई की नजर थी। ये बड़ी खबर है। नेपाल के काठमांडू में स्थित पाकिस्तानी दूतावास में कुछ महीने पहले आईएसआई एजेंटों की गोपनीय बैठक हुई थी। इस बैठक में तय हुआ कि भारत में लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए एक नया इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया जाए। आईएसआई की योजना थी कि मुस्लिम युवाओं को हिंदू नाम देकर हिंदू लड़कियों से शादी कराई जाए। इसके लिए छांगुर बाबा जलालुद्दीन से संपर्क करने की योजना बनाई गई थी। ये छांगुर बाबा का आईएसआई कनेक्शन, बाबा पहले से ही हिंदू लड़कियों का साजिश के तहत धर्मांतरण करवा रहा था। यही वजह थी कि आईएसआई एजेंट अपने स्लीपर सेल और जासूसों का नया नेटवर्क खड़ा करने के लिए छांगुर बाबा से संपर्क करना चाहते थे। ये छांगुर बाबा ये बहुत बड़ा वाला बाबा निकला है। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। मेरे अश्लील वीडियो के आधार पर एक दो बार तो मेरी फोटो अपलोड कर दी है। पैसे की डिमांड होती है, 10 लाख ऑनलाइन लिए मेरे से। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ मैं। उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है, उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। छांगुर बाबा पर जो कार्रवाई है उसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा, योगी जी को, कि एक नजीर बन रहा है कि शायद अब कोई छांगुर बाबा नहीं पैदा होगा। केवल इन सब का एक लक्ष्य है दुनिया में कि भारत को कैसे इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। पाकिस्तान से निश्चित उसके संबंध रहेंगे और यहाँ की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। साथ जो लोग लव जिहाद को कपोल कल्पना, काल्पनिक मनोहर कहानियां बताते हैं ना, उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। इस छांगुर, आपने तो इक्का दुक्का मामले सुने होंगे लव जिहाद के। इस छांगुर ने तो, इस जल्लाद ने तो, योगी आदित्यनाथ ने इसे जल्लाद कहा ना, इस जल्लाद ने तो पूरी फोर्स तैयार कर रखी थी, पूरी फोर्स तैयार कर रखी थी साहब। छांगुर बाबा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सिर्फ अवैध धर्मांतरण का यह आरोपी नहीं है, उसने देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची थी जिसे सुनकर साहब आपके होश उड़ जाएंगे। छांगुर बाबा ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान तैयार कर रखा था, इस्लामिक राष्ट्र। और यही प्लान पीएफआई का भी था, पीएफआई और छांगुर बाबा। यही वजह है साहब कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक की नजर में आ गया था। छांगुर बाबा के, ये जल्लाद जलालुद्दीन के प्लान 2047 का खुलासा कोई मीडिया या पुलिस ने नहीं किया है साहब, इन पीड़ित महिलाओं ने किया। इन पीड़ित महिलाओं ने किया जिसका छांगुर बाबा ने धर्मांतरण कराया था। हमने आपको बताया था ना कि छांगुर बाबा ने किस तरह हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए जाति के आधार पर पूरी रेट लिस्ट तैयार कर रखी थी, लाखों रुपए। मतलब ब्राह्मण बच्ची, अगर हिंदू बच्ची ब्राह्मण का धर्मांतरण कराओगे 15 लाख ले जाओगे। इनको इतना पैसा 100 करोड़ विदेशों से मिल रहा था, 106 करोड़ उसके अकाउंट से, 40 अकाउंट, ये वो। पता है चला साहब कि उसने इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए ना एक पूरी फोर्स तैयार कर रखी थी, पूरी फोर्स थी साहब, पूरी कंपनी चला रहा था। ये कोडवर्ड बना रखे थे इसने, कोडवर्ड, जिन कोडवर्ड के जरिए वो अपने गुरगोश से बात करता था। अच्छा, ये वो क्या कोडवर्ड थे, कैसे छांगुर बाबा ने ये सब इस्लामिक राष्ट्र का पूरा प्लान, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेरे को लग रहा है वो जरूरी, आप वो दिखाइए, एक मिनट हटाइए इसको, वो दिखाइए साहब। आज छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही सामने आई। छांगुर बाबा से पीड़ित महिलाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें छांगुर बाबा के कई काले कारनामों का खुलासा हुआ। ये सुनिएगा ध्यान से। और सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई।
इन महिलाओं ने बताया कि कैसे छांगुर बाबा के गुर्गों ने पहले उनका नाम बदलकर, पहले अपना नाम बदलकर उन्हें फंसाया, ब्रेन वॉश करके, दबाव डालकर, ब्लैकमेल करके, डराकर, धमकाकर, कई बार उनके साथ मारपीट करके जबरन उनका धर्मांतरण कराया। 3 पीड़ित महिलाएं मीडिया के सामने हिम्मत करके आई। 3 पीड़ित महिलाएं, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, जिनका छांगुर बाबा और उसके गुर्गों ने धर्मांतरण कराया था। इन तीनों पीड़ित महिलाओं ने बहुत विस्फोटक खुलासे किए हैं, जो आपको बताएगा कि ये पूरी लैंडमाइन थी इस धर्मांतरण की के एक तरीके से बारूद पर इसने बिछा रखा था। जैसे पीड़ित महिलाओं ने बताया कि छांगुर बाबा ना 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। ये पीड़ित महिलाओं ने बताया। विदेशों से फंडिंग मिल रही थी इसको। बड़ी बात यह कि इसका खुलासा छांगुर बाबा, उसके नेटवर्क में शामिल लोगों के बैंक अकाउंट्स की शुरुआती जांच से भी हो गया। छांगुर बाबा से पीड़ित एक और महिला ने बताया कि सिर्फ कुछ मामलों में ही है जिसके बारे में अब तक लोगों को पता लगा है। अभी बहुत से मामले तो लोगों को पता ही नहीं है। उसके गुर्गे, जल्लाद फोर्स देश के कई अलग अलग राज्यों के अलावा, हो सकता है आपके भी आस पड़ोस में पता नहीं कोई रह रहा होगा जल्लाद फोर्स वाला, पकड़ में आएगा बहुत जल्दी। सऊदी अरब, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों में भी है। सऊदी अरब में छांगुर बाबा के 500 से ज्यादा गुर्गे हैं जो धर्मांतरण के नेटवर्क में शामिल है। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक छांगुर बाबा का गुर्गा उसे सऊदी अरब में बेचने वाला था। ब्राह्मण बच्ची, उसका धर्मांतरण कराया, छल से, डराकर, धमकाकर उस बच्ची को सऊदी अरब ये बेचने वाला था, वो बच गई। इसके अलावा पीड़ितों ने यह भी बताया कि छांगुर बाबा के जेल जाने के बाद कई पीड़ित महिलाएं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं को छांगुर बाबा के गुर्गों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, मतलब घर वापसी, उनकी जान को खतरा है। जिन महिलाओं ने छांगुर बाबा के जेल जाने के बाद घर वापसी की है, धमकियां दी जा रही है उनको। इसलिए उन महिलाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ से खुद को बचाने की गुहार लगाई है। ये बयान सुनिए। जो लोग लव जिहाद को धर्मांतरण, लव जिहाद को कपोल कल्पना, मनोहर कहानियां और ये कहते हैं ना कि सब दिमागी उपज, ऐसा कुछ है ही नहीं, डिनायल मोड में जो रहते हैं, सुनाइए उन सबको, सुनिए। वीडियो कॉल पे वो रोज छांगुर पीर बाबा से बातें करते थे कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा, ये सब बातें करते थे। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 20-25 लड़कियां उनके टारगेट में हैं और पाकिस्तान भी भेजने के लिए भी कहते थे। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच कराएं, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। देखिए, एक तरफ छांगुर बाबा से पीड़ित लड़कियां सामने आईं, पीड़ित और उनका सच दुनिया के सामने रखा, तो वहीं छांगुर बाबा के धर्मांतरण नेटवर्क की जांच में जुटी यूपी एटीएस ने साहब बहुत बड़े खुलासे किए। यूपी एटीएस के सोर्स से सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण के लिए देश भर में 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 नहीं, 3000 लोगों की फोर्स तैयार कर रखी थी। 3000 देश में 580 के करीब जिलों में उसके 3000 से ज्यादा गुर्गे धर्मांतरण के मिशन को अंजाम देने में लगे हुए थे। ये यूपी एटीएस ने बताया है। ये लोग उन इलाकों को टारगेट करते थे जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है। छांगुर के गुर्गे नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में वो लव जिहाद करते थे और करोड़ों की विदेशी फंडिंग की मदद से ये पूरा नेटवर्क चलाया जाता था। छांगुर बाबा ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया था और बड़े पैमाने पर वो हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा रहा था। यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा ने बताया कि वो लव जिहाद के लिए मुस्लिम लड़कों की फौज तैयार कर रहा था। वहीं जो कॉल रिकॉर्डिंग, अब सुनिए, हवा में नहीं है, सबूत भी है, कॉल रिकॉर्डिंग यूपी एटीएस की जांच में सामने आई है, उसको डिकोड करने से भी बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं साहब। जांच में पता चला कि जलालुद्दीन छांगुर बाबा जब अपने गुर्गों से कोडवर्ड में बात करता था तो वो जब अपने किसी सहयोगी या एजेंट से फोन पर मिट्टी पलटना कहता था तो इसका मतलब होता था धर्मांतरण। मिट्टी पलटना, धर्मांतरण।
कोड वर्ड। वो लड़कियों को प्रोजेक्ट कहता था, प्रोजेक्ट। 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है साहब यूपी एटीएस के पास। काजल शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है, काजल, जिसका मतलब है लड़कियों को मानसिक तौर पर ट्रॉमेटाइज करो, परेशान करो, काजल। वहीं जब दर्शन शब्द का इस्तेमाल होता था तो इसका मतलब छांगुर बाबा से मिलवाना होता था। दर्शन, प्रोजेक्ट लड़कियां, दर्शन मिलवाना, काजल करना मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, परेशान करना, और सब दर्शन मतलब कि अब जो मिलवाओ। ये पूरा मामला सामने आने के बाद जहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है, अब हमें अभी तक नहीं मिला। कांग्रेस समाजवादी पार्टी तो अब तक कुछ नहीं बोले इस पूरे मसले पर। वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि छांगुर बाबा का सियासी कनेक्शन भी सामने आ गया। ये सुनिए, ये बहुत बड़ी खबर है। श्रावस्ती के पूर्व सांसद और पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा ने दावा कर दिया ऐसा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार किया था। अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार किया छांगुर बाबा ने। अतीक अहमद 2014 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर श्रावस्ती से चुनाव लड़ा था। उस वक्त छांगुर बाबा ने अतीक अहमद के लिए कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया और कई जगहों पर अतीक अहमद के साथ मंच भी साझा किया था। कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से एंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और खास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। ने जो अपना किला बना रखा था, अवैध किला, उसके जो जड़ें हैं वो भारत में, पाकिस्तान में और तमाम इस्लामिक कंट्रीज से उसकी फंडिंग हो रही थी। केवल इन सब का एक लक्ष्य है दुनिया में कि भारत को कैसे इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। अब एक तरीका है कि किस तरह यहाँ के लोगों को, उन्होंने तो यहाँ तक कर रखा था, ब्राह्मण लड़की तो सबसे ज़्यादा रेट, राजपूत लड़की उसके बाद, सिख लड़की उसके बाद बैकवर्ड, उसके बाद दलित। तो ये जो बाबा, ये सो कॉल्ड बाबा जो जल्लाद है, ये जो छांगुर जल्लाद जिस तरह से अपना नेटवर्क चला रहा था, उसका हमारी एटीएस ने फाउंडर उसका पर्दाफाश किया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कावड़ियों के उत्पात का एक वीडियो वायरल हुआ है। स्कूल बस में तोड़फोड़ करते दिखे कुछ कावड़िए, कावड़ से स्कूल बस टकराने के बाद बवाल हुआ है। ये तस्वीर एक बार दिखाएं। स्कूल बस में तोड़फोड़ करते कुछ कावड़िए नजर आए हैं। ये तस्वीरें, ये देखिए आप, दिखाइए तस्वीरें, दिखाइए, इसमें एम्बियंस भी है, दिखाइए। समझ लीजिए, पॉलीथीन दे देते यार, गाड़ियों की पॉलीथीन पड़ी है, एक पॉलीथीन दे। ये तस्वीरें, ये वीडियो वायरल है बहुत ज्यादा। स्कूल बस में तोड़फोड़ करते कुछ कावड़िए नजर आ रहे हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बताया जा रहा है कि कुछ कावड़ टच हुआ था, जिसके बाद ये उत्पात हुआ। स्कूल बस के शीशे वगैरह तोड़े गए हैं। इससे पहले भी 2-3 जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबरें आई हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है, पुलिस भी वहां पर। मेरठ में, ये मेरठ की तस्वीरें हैं, ये देखिए आप। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ऑपरेशन कालनेमी की। मांग हो रही है, ऐसा पूरे देश में ऑपरेशन कालनेमी लागू किया जाना चाहिए। धामी का धमाका, ऑपरेशन कालनेमी। पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाए, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। हमारी अपनी धार्मिक आस्था का छुपाकर देश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाए, मूल रूप में आ जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। ये किसी संत के खिलाफ नहीं है, ये उन सब के खिलाफ है जो लोग कालनेमी बनकर समाज को छलते हैं, ठगते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जाफर, जिला महाराष्ट्र। 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से हैं लेकिन हिंदू धर्म का चोला पहन के पाखंड को वो कर रहे थे। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
धोखाधड़ी से वहाँ बुला के हमें मोमडन जाति बता रहे हैं, हम सपेरा जाति के हिंदू धर्म में हमारा अंग देख ले में ये 100 से ज्यादा कालनेमी पकड़े गए पाखंडी, 100 से ज्यादा। उत्तराखंड सरकार को ऑपरेशन कालनेमी चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये आप पिछले 3 दिनों में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पकड़े गए 100 से ज्यादा पाखंडियों की गिरफ्तारी से समझ सकते हैं। जो लोग ऑपरेशन कालनेमी पर सवाल उठा रहे थे, अब वो भी कह रहे हैं साहब ये तो फिर ये मतलब सही कह रहे थे धामी जी, या ये तो वहां जो चल रहा था बिल्कुल सही है। साहब आप हैरान हो जाएंगे, गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक भगवा भेष में 100 से ज्यादा ढोंगी, पाखंडी, धर्म छिपाकर बहरूपिये, साधु संतों का भेष धारण करके ये लोग घूम रहे थे। ये सारे पता है, देखिए आप क्या मोहम्मद असलम है, ये धोखा, ये साबिर फहीम, आप लोग धोखा खा जाएंगे। ऑपरेशन कालनेमी क्यों मांग हो रही है साहब? उत्तराखंड छोड़िए, पूरे देश में लागू होनी चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। ये देखिए आप, मोहम्मद जाफर, ये आगे मोहम्मद असलम, भगवा भेष धारण करने की वजह से हर कोई इन्हें साधु संत समझकर इनके सामने सिर झुका रहा था। ये अपने काले कारनामे साधु मतलब भगवा लबादे में छिपा रहे थे, लोग इनसे आशीर्वाद ले रहे थे, ये लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने जब इनकी जांच की तो पता चला साहब सैकड़ों साधुओं में कई कालनेमी ऐसे भी थे जिनका सनातन धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। कालनेमी रूप मतलब कालनेमी वैसे आप जानते हैं ना, ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ में बजरंगी को धोखा देने के लिए कालनेमी राक्षस धारण करके आया था साधु का रूप, ये वो वाले कालनेमी। पुलिस ने इन सभी पाखंडियों को हरिद्वार के कलियार इलाके से अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार। इनमें से एक भी कालनेमी उत्तराखंड का नहीं था। मैं कह रहा हूं ना, पूरे देश में क्यों लागू होना चाहिए साहब। 5 यूपी से मिले, 3 बिहार से, वहां पे मिले उत्तराखंड, 1 एमपी से, एक पूरे नाम बताते हैं, छोड़िए। पहला है रफीक अंसारी, रफीक अंसारी, ये देखिए तस्वीरें हैं। दूसरा रफीक अंसारी, ये भागलपुर बिहार का। दूसरा महबूब, ये बरेली यूपी। तीसरा मोहम्मद अहमद, ये हरदोई का निकला। चौथा रशीद, ये राजगढ़ मध्य प्रदेश का। 5वां मोहम्मद इमरान, ये भगवा साधु का लबादा ओढ़कर ये लोग आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ठगते हैं, छलते हैं। ऑपरेशन कालनेमी में पकड़े गए साहब। इनके लिए तो कालनेमी काल की तरह साबित हो रहा है। ये मोहम्मद इमरान तो ये जो है ना वो कोलकाता का निकला, बंगाल, क्योंकि कावड़ का महीना है साहब, आस्था का एक बहुत बड़ा पर्व है, तो इनके लिए मौका होता है, धोखे का मौका। छठा जो है मोहम्मद जैनुद्दीन, ये पलासी पखरी बिहार। 7वां मोहम्मद सलीम, फिरोजाबाद यूपी। 8वां मोहम्मद जाफर, महाराजगंज यूपी। 9वां है इसका, ये असलम वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। मोहम्मद असलम नाम बदला, सारी चीजें, लबादा ओढ़ा, और ये पकड़ा गया, बागपत का था। बहुत लंबी लिस्ट है, 10, 11, 12, 10वां है साबिर फहीम, बड़ी लिस्ट है ये बिहार का। देखिए पकड़े जाने के बाद इन कालनेमियों ने खुद अपना असली नाम पहचान जाहिर की। एक एक की बात सुनिए और खुद तय करिएगा साहब कि क्यों देश में लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में होना चाहिए ना ऑपरेशन कालनेमी, सिर्फ उत्तराखंड में क्यों साहब? सुनिए। मैं घूमने आया था यहाँ, हाँ, और नहर की पटरी पे घूम रहा था, हाँ, मांगने खाने का काम है, और वो चल रहा था कांवड़ में भी पहन रखा जो है चल रहा था। ठीक, क्या काम करते हो? मांगने खाने। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डेमोग्राफी बदलने का भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कई ऐसी जगह भी पकड़ में आ चुकी हैं उत्तराखंड में जिन्हें मज़ार के नाम पर घेरा गया था, और फिर वहाँ पर धामी ने उत्तराखंड में एंटी लैंड जिहाद ऑपरेशन शुरू किया था ना, जिसके तहत अब तक 6,500 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन को इस अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। करीब 600 अवैध मज़ारे दरगाहों को बुलडोज किया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन अब ऑपरेशन कालनेमी के तहत जितने पाखंडी पकड़े जा रहे हैं ना, उससे सवाल ये है कि क्या ये उत्तराखंड में कथित लैंड जिहाद से भी बड़ी साजिश है साहब क्या? क्योंकि कावड़ यात्रा के दौरान के वक्त हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक और बद्रीधाम से लेकर गंगोत्री तक फर्जी साधु पकड़े जा रहे हैं, और सब ये कबूलनामे खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ हम लोग बेवकूफ बना रहे थे। सुनिए। हमारी अपनी धार्मिक आस्था का छुपाकर वेश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएं, मूल रूप में आ जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएं। कि आपके घर या आसपास कहीं भी आपको ऐसे छद्म वेशधारी
या जिनके ऊपर जरा सा भी संदेह होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, तत्काल आप बताएं और पुलिस तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। छदम देशधारी उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए। हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। हम लोगों के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो धार्मिक चोला ओढ़ के धर्म विशेष में, धार्मिक चोले में पाखंड को करते हैं। साथ में ऐसे लोगों में के साथ चोरी, चकारी, बर्गलरी या अन्य बड़ी घटनाओं को भी करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हरिद्वार पुलिस ने अब तक शाहजहांपुर बताएं आपको, शाहजहांपुर में कालनेमी के बारे में आपको बताते हैं, आप माथा पकड़ लेंगे। ऑपरेशन कालनेमी वाला धामी मॉडल पूरे देश में लागू क्यों करने की जरूरत है? यहाँ काशिफ पठान नाम का आरोपी शिव वर्मा के नाम से कई हिंदू बेटियों को धोखा दे रहा था। इसने कलावा पहना हुआ, तिलक लगाया हुआ, काशिफ जो है शिव बना हुआ, हिंदू होने का नाटक किया, कई लड़कियों का यौन शोषण किया, इसके बाद उन पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इसलिए पूरे देश में लागू होने की जरूरत है। पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को बताया कि काशिफ पठान की इस हरकत में उसका पूरा परिवार भी शामिल है और काशिफ पठान ने पीड़ित लड़कियों को ये कहकर धमकाया कि हिंदू लड़कियों को धोखा देना उसके लिए शबाब का काम है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बुरी खबर हो सकती है। दरअसल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसले की तारीख तय हो गई है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट नेशनल हेराल्ड केस में 29 जुलाई को फैसला सुनाएगी। 29 जुलाई को यह फैसला आएगा और आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 29 जुलाई को इस मुद्दे पर आदेश सुनाएगा। गांधी परिवार के अलावा ईडी ने सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन और सुनील भंडारी को भी इस केस में आरोपी बनाया है। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता ने ईडी के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें यंग इंडियन का इस्तेमाल कर्ज के बदले एजेएल की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। बताया गया आरोप है कि 50 लाख में 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। गांधी परिवार ने ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है। उन्होंने हालांकि तर्क दिया कि यह कर्ज एजेएल को कर्ज मुक्त करने के लिए दिया गया था, 90 करोड़ का लोन। दरअसल ईडी ने आरोप लगाया कि एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर, जिसकी कीमत 2000 बीजेपी दावा करती है 5,000 करोड़ है, इसकी संपत्तियों को कथित धोखाधड़ी से गांधी परिवार ने हथिया लिया। इससे मिले पैसे यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए गए। दावे के मुताबिक, आरोपों के मुताबिक गांधी परिवार इस कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। इससे पहले अप्रैल में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट में कमियों को देखते हुए आरोपियों को समन जारी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित और जिस दिन फैसला होगा वो तारीख भी आ गई है। ईडी ने कमियों को दूर करते हुए नई चार्जशीट दाखिल की और अब 29 तारीख को कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले सुनिए। गवर्नमेंट ने पब्लिकेशन के लिए नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ को दिया था वो उतना लैंड और वो प्रॉपर्टी, और उसका यूज इन लोगों ने रेंटल में दे दिया पासपोर्ट ऑफिस को। उससे मिलियंस एंड बिलियंस रुपया ये लोग कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड का मामला है जो कि कोर्ट ने इसकी गंभीरता को समझा है। अब तो ऑर्डर रिजर्व है।